ही व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत तो होगी लेकिन इसका अंत नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क को दिखाते हुए जिसके किनारे एक अज्ञात कार खड़ी है। वो भी स्टार्ट हुई लेकिन बड़ी ही अजीब बात है उसमें कोई है नहीं। लेकिन कार को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे काफी समय से ऐसे चालू करके छोड़ दिया गया हो। अब यहाँ कौन आया था, ये कार किसकी है, ये सब जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पहले, जहाँ हमने देखा 4 दोस्तों को जो अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन आज वो आखिरी बार मिलकर थोड़ा सा वक्त साथ बिताने का फैसला कर, क्योंकि इसके बाद न जाने कब किसको मौका मिले किसी से मिलने का। ये ड्राइव करके शहर से बाहर आ गए और बस चलते जा रहे हैं जिससे सभी काफी ऊब जाते हैं। तभी टेलर को यहाँ लगता है कि उसने शायद टर्न को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने जीपीएस में चेक किया तो पीछे तो कोई मोड़ ही नहीं था और ना ही आगे कोई है। वो तो ऐसे ही चल रहा है। पर एक समय आने के बाद वो तंग आ गया और यू टर्न ले लिया और स्पीड तेज करके फिर से ड्राइव करने लगा। लेकिन तभी उसके सामने पेड़ की झाड़ियां आ गई और अचानक दरअसल रोड यहीं पर खत्म हो चुकी है। ताज्जुब की बात यह है अभी ये लोग इस सड़क से आए हैं और अब इस जगह पर घना जंगल उग गया है। ये देखकर टेलर को यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए वो कार से बाहर आया, आसपास देखने लगा शायद उन्होंने फिर से कोई गलत मोड़ ले लिया हो। यही सब उनके दिमाग में चल रहा होता है। पर उसने कंफर्मेशन के लिए वहां की मिट्टी को हटाकर देखा, कहीं इसके नीचे रोड तो नहीं है। पर वहां की जमीन को देखकर मालूम चल रहा है कि ये जंगल सदियों पुराना है। इतने में पीछे से जेम्स भी आ गया। दोनों ही उस जगह का मुआयना करने लगते हैं कि तभी अचानक से जेम को कुछ बहुत डरावना दिखा, जैसे कि मानो कोई जंगल में बैठा हो। वो इस बारे में टेलर को बता कि तभी न जाने कहां से अचानक से एक एक करके इतने सारे लोग उसी जंगल में भागकर इनकी तरफ आने लगे। दोनों ही ये देखकर स्तब्ध हो गए कि ये कौन है। पर उन्होंने इन्हें कुछ भी नहीं किया बल्कि भागकर कार की तरफ खड़े हो गए और अंदर बैठे डेफ और फ्रेशर से मदद मांगने लगे। वो इतने ज्यादा परेशान थे उन्होंने फ्रेशर के हाथ तक को नोच डाला। इस चीज को देखकर बाहर खड़े दोनों ये समझ गए कि इन सभी को सिर्फ और सिर्फ कार ही चाहिए, क्योंकि वो तो बाहर ही है और उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए वो डेफ को इशारा करते हैं कि पीछे आओ। वो समझ गया कि वो क्या कह रहा है, इसीलिए वो फौरन कार को स्टार्ट करती है और रिवर्स गियर करके पीछे भागने लगती है। इससे उन दोनों को भी मौका मिल जाता है उसमें बैठने का, जिससे ये सभी वहां से दूर आ गए। अब सभी की जान हलक में आ चुकी थी कुछ देर के लिए, क्योंकि ये मंजर इतना ज्यादा डरावना और हैवानियत भरा था कि उसे कई गुना ज्यादा वो महसूस करने लगे थे। एक वीरान जंगल और अचानक से उसमें कई हजारों की तादाद में लोग भाग कर आने लगे। किसी का भी सीना दिल से बाहर आ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग थे कौन और उन्हें सिर्फ कार ही क्यों चाहिए थी। इन चारों से भी वो मदद मांग सकते थे। इन सारे सवालों के जवाब अगर अभी मिल जाएंगे तो कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा इंतजार करिए और बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। उस डरावने मंजर को पार करने के बाद जाकर थोड़ा इनके अंदर जान लौटी है, लेकिन डेफ ने देखा कि कार का फ्यूल खत्म हो गया है। लेकिन अभी उन्होंने कार को रोका ही नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी वो भी इनके पीछे है। तो वहीं दूसरी ओर घायल फ्रेशर के हाथों से खून लगातार बहता जा रहा है। इसीलिए डेफ को आगे जाकर कार को मजबूरन रोकना पड़ता है। उन्हें अब उसके हाथ का कुछ करना पड़ेगा वरना वो ऐसे मर सकता है। इसीलिए डेफ ने एक कपड़े से उसके घाव को कसकर बांध दिया ताकि उसमें से खून बाहर ना आए। तभी उन्होंने फिर से उसी झुंड को आते हुए देखा, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी इस बारी जो लोग आए थे वो पिछली वाली से अलग थे। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जी नहीं, ये लोग कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है, ना ही कोई वायरस फैला है यहाँ, बल्कि माजरा इससे भी भयानक है जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल डेफ कार को बस भगाया जा रहा है बिना कहीं रुके। अभी भी वो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग इन हालातों को इग्नोर करते हैं और बस उस मोड़ को देखते रहते हैं। जल्दी से वो टर्न आए जो इस जंगल से बाहर निकल सके। इन हालातों से ऐसा इन्हें लगता है। खैर अब ऐसे ही चलते चलते इन्हें तकरीबन 5 घंटे का समय बीत चुका है। तब से ही डेफ कार चलाए जा रहा है, इसीलिए उसे सीट चेंज करनी थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कार का फ्यूल अभी भी उतना ही है, यानी कि पिछले 5 घंटे से कार में फ्यूल खत्म ही नहीं हुआ, हालांकि उसमें शो तो हो रहा है फ्यूल खत्म हो गया, तो फिर कार क्या पानी से चल रही है या फिर हवा से? चीजें काफी पेचीदा होती जा रही है। लेकिन अभी भी वो उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ उस मोड़ को ढूंढना है किसी भी तरह करके। चारों कार से बाहर आ ताकि थोड़ी कमर सीधी कर लें, लेकिन उन्होंने कार को बंद नहीं किया। जेम्स के कहने पर क्या पता वो बंद हो जाए और फिर स्टार्ट ही ना हो। कुछ देर हुई थी कि तभी कुछ और लोग इनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये फिर फौरन से कार में बैठ गए और भागने लगे। अब चीजें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, इसीलिए डेफ सभी से कहती है हमें इस बारे में बात करनी होगी, वरना हम ऐसे ही इस जगह पर घूमते रहेंगे, न जाने कौन सी जगह है ये। वो कहती है क्या उस पूरे जंगल के अंदर ऐसे ही लोग भरे हैं, क्योंकि जहां हम लोग जाते रुकते हैं वहां ये लोग बाहर आ जाते हैं। क्या ये सड़क खत्म होगी भी या नहीं? सवाल ही सवाल था। अब जेम्स जो कि सबसे समझदार और दिमागदार था इन चारों में से, उसका कहना था
हो सकता है कि हम सभी मर चुके हैं और जो कुछ भी अभी हमारे साथ हो रहा है वो आफ्टर लाइफ है। ये सुनने के बाद सभी शॉक हो गए। पूछा कि ये कैसे कह सकते हो तुम? तब जेम्स ने बताया, जब हम उस डेड एंड पर रुके थे कल रात में, तो हो सकता है कि टेलन ने स्पीड में उस जंगल में कार को ठोक दिया हो, जिससे हम सभी वहीं मर गए हो और उसके बाद से सारी चीज़ें घटित हो रही हो, जिसे ये खुद अपनी आंखों से देख ही नहीं रहे बल्कि महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कि इन्हें ना ही भूख लग रही है ना ही नींद आ रही है। पर फ्रेशर के हाथ पर घाव इस थ्योरी को नकार देता है, क्योंकि उस हादसे के बाद उसके हाथ की चोट अब हील हो रही है, जिसका मतलब ये है कि मरे नहीं बल्कि जिंदा है, पर ये तो किसी जिंदा लाश की तरह हो गए, बस चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर रुक गए तो न जाने वो झुंड इनके साथ क्या करेगा। खैर, अब कोई चारा ना होने के कारण इन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया और बारी बारी सीट बदलते रहे। इस बीच रेडियो भी चलाने की कोशिश में थे, पर वो भी नहीं चल रहा था। कार में बैठे 4 दोस्त थे। ऐसा लग रहा है कि अब सब के सब अनजान है, क्योंकि किसी से कुछ बात नहीं हो रही है, बस सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी का मन नहीं हो रहा है कुछ बात करने का। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि आखिर वो इस मनहूस जगह पर कैसे फंस गए। एक बारी फिर से जेम्स एक दूसरी थ्योरी के बारे में बताता है। हो सकता है उन्होंने किसी श्राप को ट्रिगर कर दिया हो, यानी कि उसके अंदर घुस गए हों, जिसके बाद हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही हो। क्या तुम में से किसी के साथ भी बुरा किया है, जैसे किसी को मारा हो या फिर किसी के ऊपर कार चढ़ा दी हो? पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अभी तो ये लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। जेम्स ने तो अपने दोस्तों से माफ़ी भी मांग ली, ताकि अगर उसे कोई गलती हुई तो वो लोग उसे माफ़ कर दें। अब ये सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। जेम्स अब सभी से कहता है कि ऐसे हम बस खुद को बचाते रहेंगे और कार को यूं ही ड्राइव करते रहेंगे, कुछ तो हासिल नहीं होगा और ना ही हम इस जगह से कभी बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए अब हमें कुछ तरकीबें निकालनी होगी कि या तो हम इस जगह से बाहर निकल सके या हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। सबसे पहली चीज़ इन्होंने करी, इस बीच जंगल में एक कार को रोक दिया और हॉर्न बजाने लगे। साथ में इन्होंने टाइमर भी लगा दिया, जिससे इन्हें यह सुनिश्चित हो जाए कि झुंड 1.5 मिनट के बाद आता है। और कार की तरफ तो अब इनके पास 1.5 मिनट है खुद की सारी मुरादों को पूरा करने के लिए। इस 1.5 मिनट में इस जगह से कैसे बाहर निकला जाए ये पता लग सकता है, पर कैसे ये हमें आगे पता चलेगा। डेफ अब प्लान बनाती है, हमें इस समय को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा, तभी कुछ इस मसले का हल निकल पाएगा। इसीलिए ये लोग समय समय पर कार को रोकते हैं, फिर एक एक आदमी या तो जंगल के अंदर जाता है या कोई तरकीब निकालता है, लेकिन इसमें भी कुछ खास चीज़ें हासिल नहीं होती। और अभी भी ये लोग एकदम खाली थे, बस सवालों से घिरे और फंसे थे। आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ इनके दिमाग में आई, वो थी पूछताछ, यानी कि उन्हें झुंड में से किसी एक आदमी की तलाशी लेना, ताकि पता चल सके कि आखिर माजरा क्या है। तो अब ये सभी फिर से अपनी कार को रोकते हैं और इस बारी डेफ कार को रिवर्स करके चलाती रहती है, ताकि उन्हें ज़्यादा समय मिल सके सवालों को पूछने का। अब जब ये जंगल में गए तो वहाँ सिर्फ दूर दूर तक पेड़ों की टहनियाँ दिख रही है, या फिर कुछ ऐसे आदमीरे लोग थे जो सिर्फ लेटे हुए हैं बिना किसी ख्वाहिश के। उनमें से एक औरत को इन्होंने उठाया और सवाल पूछने लगे कि वो कौन है और ये जगह कौन सी है। लेकिन वो औरत ना ही कुछ बताने को राजी थी ना ही कुछ बोलने को। बस जैसे ही 1.5 मिनट का समय बीता वो एकदम से उतावले हो गए और मदद के लिए और बोलने लगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। ये कहकर सभी कार की तरफ भागने लगे। हालांकि प्लान के मुताबिक वो सभी तैयार थे, इसीलिए इन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई कार में बैठने से। लेकिन अभी भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद भी। अब फ्रेशर को तो ये लगने लगा है कि कहीं वो किसी टाइम लूप में तो नहीं फंस चुके हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए उसने सड़क पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो लोग एक ही जगह पर तो नहीं घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसका ये शक भी झूठा निकला, क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा दोबारा कभी दिखाई नहीं, जिसका मतलब ये साफ है कि ये जंगल बेहद ही विशाल है और न जाने किस रहस्य से भरा हुआ है, जिसके अंदर अब ये लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। खैर, कार फिर से चलना शुरू होती है, लेकिन अब ये सभी ऊब गए हैं। बीच बीच में ये लोग रुककर थोड़ी कसरत भी करते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि इन्हें 1.5 मिनट वाला फंडा अब समझ में आ गया है। लेकिन इनकी उम्र भी नहीं बढ़ रही है, कहीं समय रुक तो नहीं गया है। एक दिन अचानक कुछ अलग हुआ दोस्तों। इनके सामने एक कार रुकी दिखी। ये फौरन उसके पास गए चेक करने के लिए क्या कोई अंदर है, परंतु उसमें से कोई भी नहीं था। और ताज्जुब की बात यह थी, उसमें चाबियां भी नहीं थी, यानी कि जो कोई भी था वो खुद की कार को यहीं पर छोड़कर चला गया, साथ में चाबियां भी ले गया, ताकि कोई और इसका इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यहाँ ये थी कि वो कार 10 लाख किलोमीटर चली है। जी हाँ, ये देखने के बाद तो सभी के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बीच टेलर अब पूरी तरह से परेशान हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि असल में वो करे तो करे क्या, और इसीलिए उसने वो कर दिया जो अभी तक उसके दिमाग में नहीं आया, यानी कि पूरी कहानी ही खत्म कर देना
वो कार को एकदम फुल स्पीड में करके भगाना शुरू करता है ताकि सब मर जाए, ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए। पर पीछे बैठे उसके दोस्त काफ़ी पैनिक करने लगते हैं और इसीलिए मजबूरन उसे कार को रोकना पड़ा। इस सीन के बाद हमें बताया जाता है टेलर 56,000 मील तक कार को ड्राइव कर चुका है, जो काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी। और ये सब कुछ चीज़ इस जंगल में हुआ। अगर इतना कोई भी कार को ड्राइव करेगा तो वो एक बार ये धरती का पूरा चक्कर लगा सकता है, और ये सिर्फ इन्होंने इस जंगल में लगाया है। इतने दिन ये सब झेलते झेलते अब टेलर हिम्मत हार देता है, खुद अकेले ही जंगल में जाकर खड़ा हो गया। हालांकि जेम्स ने उसे वापस भी चलने को कहा, पर वो नहीं माना, क्योंकि अब उसे इस खेल का हिस्सा नहीं बनना है। वो थक चुका है पूरी तरह से, उसे वैसे ही छोड़कर वापस रोड पर आ गया। अब जब कार वापस आई तो डेफ ने वहां पर टेलर को ना देखकर उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन अब वो नहीं आने वाला। डेफ बार बार जेम्स और बाकियों से पूछती है वो कहाँ गया। इतने में हम पीछे से झुंड को आते हुए देखते हैं, लेकिन अभी भी डेफ अंदर नहीं बैठ रही थी। उसे सिर्फ अभी टेलर चाहिए था, लेकिन वो वापस नहीं आने वाला, इसीलिए उसे सभी कार में जल्दी से बैठा देते हैं। तब जेम्स बताता है वो हार चुका है और इसीलिए उसने उस जिंदगी से जाना ज़्यादा बेहतर समझा। ये बात सभी को झकझोर कर रख देती है, क्योंकि उन्होंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये उन्हें ज़रूर मालूम था कि वो मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, अब जाकर उन्हें एहसास हो रहा है। इन्होंने फिर से चलना शुरू किया और बीच बीच में ये लोग रुक कर थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा खेलते हैं, ताकि खुद की फ्रस्ट्रेशन को निकाल सके। लेकिन जैसे ही कार में वापस आते हैं, इन्हें फिर से टेलर की याद आने लगती है। अब तो ये भी डर सताने लगा है कि अगला नंबर किसका है। लेकिन वहीं जेम्स, वो इन चीज़ों में शामिल नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है किसी भी तरह करके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो कुछ भी होगा आगे ही होगा। हो सकता है कि इन चीज़ों का अंत भी आगे ही हो। इसीलिए वो अपने दोस्तों को बस चलने रहने को बोलता है। बीच बीच में अब इन्हें कुछ और कार भी मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन किसी में भी कोई ड्राइवर नहीं था। लेकिन जब ये कुछ दूर आ गए तो इन्हें एक कार दिखी जिसका ड्राइवर वहीं पास में खड़ा था और अधमरी हालत में था, जो देख जेम्स समझ गया ये ड्राइवर भी उन्हीं की तरह न जाने कितने समय से ऐसे ड्राइव करे जा रहा है। लेकिन बीच में एक अजीब सी चीज़ इनके साथ हुई। 1.5 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन वो झुंड अभी तक इनके पास नहीं आया। इसका मतलब साफ है ये इतनी आगे आ चुके हैं कि अब लोग ही कम हो गए, शायद यहाँ तक कोई आ ही नहीं पाता। इसीलिए इनके पास अब ज़्यादा समय है जिसमें ये ज़्यादा देर तक ब्रेक ले सकेंगे। लेकिन जेम्स को अब ब्रेक नहीं लेना, उसे सॉल्यूशन निकालना है। इसीलिए वो ये कह देता है कि अपने दोस्तों से कि तुम लोगों को सिर्फ पीछे बैठ, क्योंकि अब कार सिर्फ मैं ड्राइव करूंगा। उसके अंदर एक जुनून आ गया था, साथ में खुशी भी, क्योंकि उसे अब रास्ता दिख रहा था यहाँ से बाहर निकलने का। कुछ तो प्रोग्रेस हुई है उसके मुताबिक, पर पीछे बैठे दोस्तों को अब चीज़ें रास नहीं आ रही है। उन्होंने तो उम्मीद खो दी है, अब कोई मकसद ही नहीं है उनका जिंदा रहने का। इसीलिए वो बार बार ब्रेक लेने को कहते हैं, पर जेम्स उन्हें सिर्फ कार में बैठे रहने को कहता है, जैसे मानो वो इन दोनों को कार में ही कैद रखना चाहता हो। पर यह चीज़ दोनों को पसंद नहीं आती, इसीलिए फ्रेशर कार की चाबियां निकाली। जैसे ही वो गुस्से में आ गया और इनमें हाथापाई हो गई। जैसे तैसे करके उसने कार की चाबियां लिया और फिर से कार को चालू कर दिया। लेकिन इस बारी उसे अकेले ही ड्राइव करना है, क्योंकि उन दोनों ने भी होप खो दी है। इसीलिए वहीं बैठ जाते हैं, सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि ये खेल अब उनके बस का नहीं है। लेकिन जेम्स नहीं हार मानने वाला था, उसे तो बस ड्राइव करना है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल है और वो है एस्केप। दिन बीतने शुरू हो गए, महीने खत्म हो गए, साल तक खत्म हो गए। जेम्स के किलोमीटर लाख के करीब पहुंच चुके हैं। वो रुका नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ उसे आज बारिश देखने का मौका मिल गया, जो अभी तक कभी नहीं हुई। क्या वो करीब है अपनी आज़ादी के? बारिश रुकी, उसने फिर से आगे का रुख कर लिया और फिर से वही साइकिल शुरू हो गई। परंतु कुछ ही महीने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां लिखा था रोड एंड, क्योंकि आगे घना जंगल था। इस जगह पर ढेरों गाड़ियां खड़ी थी, जिसका मतलब साफ था उसके दोस्त सही थे। इस खेल का कोई अंत नहीं है। ये जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उनके ड्राइवर भी यहाँ पर कभी न कभी उसी तरह होप लेकर आए होंगे, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ हताशा ही हाथ लगी होगी। ये देखने के बाद जेम्स पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें तो अपने दोस्तों को भी पीछे छोड़ दिया है। एकदम वो अकेला पड़ चुका है और इस ना खत्म होने वाले सफर पर अभी भी उसे उम्मीद है कि उसके दोस्त कहीं ना कहीं उसे दोबारा मिल जाएंगे। इसीलिए वापस से कार को मोड़ा और ड्राइव करने लगा। इस बीच उसने एक ड्राइवर को भी साथ में रख और इसे बेमतलब बातें करने लगा, जो उसे अपने दोस्तों से भी नहीं की, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि अकेले सफ़र कितना कठिन होता है। न जाने आगे कितना लंबा सफ़र होगा, और अगर ऐसी ही कहानी चलती रहेगी तो हमेशा चलती ही रह जाएगी। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, इसका कोई अंत नहीं है, वो सच था। इस कहानी का सच में कोई अंत नहीं है। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप इस कहानी को कैसा इसका अंत देना चाहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस कहानी का कैसा अंत होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।